हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है जहां हर मुस्लिम को अपनी जिंदगी में एक बार जाना लाजमी है। लेकिन अगर उन्होंने इस बेहद जरूरी हज पर शैतान को पत्थर से नहीं मारा तो उनका हज अधूरा माना जाता है। मगर किस शैतान को पत्थर मारने की बात हो रही है यहाँ पर, और क्यों मारते हैं उसे पत्थर से? इसे जानने से पहले क्या आपने कभी ये सुना है कि मरने के 30 इयर्स बाद तक लोग डेड बॉडीज को अपने ही घर में रखते हैं? मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा है, मगर यही रीति रिवाज है इंडोनेशिया के तोराजान लोगों की। 30 इयर्स तक मरे हुए इंसान को घर पे रखना। अब अगर आपको ये रिवाज अजीब लग रहा है तो क्या आपने जापान के हडाका मत्सुरी फेस्टिवल के बारे में सुना है? इसमें 10,000 से ज्यादा खुले डुले मर्द एक दूसरे खुले मर्द के पीछे भागते हैं उसे छूने के लिए। आई नो, काफी सवाल है आपके दिमाग में और आप और जानना चाहते हो इन वियर्ड इवेंट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर 1, हज में शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? मक्का मदीना में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग हज पर जाते हैं, मगर ये बेहद जरूरी हज अधूरा कहलाता है अगर कोई वहां जाकर शैतान पर पत्थर नहीं मारे। अब ये शैतान आखिर कौन है? ये 3 पत्थर के खंबे। बट आखिर इन खंबों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है कि उन पर पत्थर फेंके बिना पूरा हज ही बेमतलब का हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली कहानी है जो आप कुरान के सूरा 37 यानी कि सूरा अस-सफ़त में पढ़ सकते हो, और उसकी शुरुआत होती है हजरत इब्राहिम से, जो कि मोहम्मद पैगंबर के काफी पहले अल्लाह के पैगंबर हुआ करते थे और उन्होंने ही मक्का में स्थित काबा बनाया था। तो कहानी के हिसाब से होता कुछ ऐसा है कि एक दिन अल्लाह हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहते थे, ये देखने के लिए कि इब्राहिम कितने आज्ञाकारी है, जिसके लिए अल्लाह हजरत इब्राहिम से कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे दिल के सबसे करीब है तुम्हें उसकी ही कुर्बानी देनी होगी। और हजरत इब्राहिम के दिल के सबसे करीब था उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल, जिसे इब्राहिम ने उम्र के 86 इयर्स में पाया था। मगर अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने निकलते हैं, पर तभी एक शैतान उनका रास्ता रोकता है। वो इब्राहिम को अपने राह से भटकाने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि कहां इस उम्र में आप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो? इसके जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन देगा? शैतान की चिपड़ी चोपड़ी बातों से हजरत इब्राहिम के इरादे थोड़े बहुत डगमगाने भी लगते हैं, मगर वो अपने इरादों को और मजबूत करते हैं और बाजू में पड़ा पत्थर उठाकर शैतान पर मारने लगते हैं, जिसके कारण शैतान वहां से चले जाता है और इब्राहिम फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब समय आ चुका होता है उनका अपने बेटे की कुर्बानी देने का। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और अपने बेटे की कुर्बानी दे देते हैं। वो जैसे ही पट्टी निकालते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे की जगह वहां एक बकरा पड़ा हुआ होता है और उनका बेटा बिल्कुल सुरक्षित होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अल्लाह उन्हें परीक्षा में पास कर देते हैं और उनका बेटा जिंदा ही रहता है। और आज की तारीख में जहां हजरत इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारे थे, वहां 3 बड़े बड़े पत्थर के खंबे खड़े हो गए हैं, जिनको जमराह उकवा, जमराह वुस्ता और जमराह ऊला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं खंबों को शैतान समझ के अब लोग इन खंबों पर 7 पत्थर मारते हैं। इसी रस्म को हज की आखिरी रस्म रमी अल जमारात या ग्रेट जमारा भी कहते हैं, और इस रस्म को इसीलिए किया जाता है ताकि हर मुसलमान को याद रहे कि शैतान आपको धर्म की राह से भटकाने की बेइंतहा कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है, बिल्कुल हजरत इब्राहिम की तरह। नंबर 2, हदाका मत्सुरी। पूरे जापान में हर साल 10,000 से भी ज्यादा मर्द हदाका मत्सुरी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे द शिंटो नेकेड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मुझे पता है क्या सोच रहे हो आप लोग, 10,000 जापानीज मर्द रास्तों पे नंगे घूमते हैं, बरोबर? लेकिन पूरे नहीं, ऑलमोस्ट। बेसिकली इस पूरे फेस्टिवल का हाईलाइट ये शियोफुमी रस्म ही है, जिसमें इन भारी भरकम शिंटो श्राइन्स, जिनको ये लंगोट पहने मर्द अपने शहर के सर्द सड़कों पर से लेकर घूमते हैं। इन्हीं लोगों में से एक शिन ओतोकू उर्फ नेकेड मैन बनने के लिए चुना जाता है और फिर उस इंसान को अपने बॉडी के सारे बाल कपड़े निकाल के सड़कों पर भागना पड़ता है और बाकी के सारे लंगोटी वाले पहलवान इस शिनोटोको के पीछे भागते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचोगे कि आखिर क्यों? क्योंकि उसे चुनने से लोगों को गुड लक और सक्सेस मिलेगा, इसीलिए। मगर शिनोटोकू बनना कोई खाने का काम नहीं है। इसमें लिटरली उन्हें खतरों के खिलाड़ी बनके अपने जान की बाजी लगानी पड़ती है।
क्योंकि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले मर्द थ्रू आउट दारू पीते रहते हैं ताकि वो जापान के 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नंगे घूम सके। तो कई बार दारू के नशे में या फिर एक्साइटमेंट और इमोशनल होके ये लोग शिनोटोकू को छूने में उसे धक्का, पंच या किक वगैरह भी मार देते हैं। मगर सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि शिनोटोकू ऐसे ही किसी को भी चूज करके नहीं बना देते, उल्टा लोग खुद वॉलंटियर करते हैं शिनोटोकू बनने के लिए और फिर वॉलंटियर्स में से एक को चूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जापान में शिनोटोकू बनना काफी ज्यादा सम्मान की बात होती है, काफी यूनिक तरह का सम्मान है, राइट? हजारों लोगों का आपके पीछे भागना आपको छूने के लिए। ये सब देख के तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि भैया ये फेस्टिवल बनाया किसने और आखिर क्यों? अगर आपके भी दिमाग में यही सवाल आ रहा है तो लगता है अब समय हो चुका है एक एपिक ओरिजिन स्टोरी का। तो भाई लोग, हड़ाका मत्सूरी फेस्टिवल दरअसल एक शिंटो रिचुअल है जिसका ओरिजिन साल 767 एडी जापान के नारा पीरियड में हुआ था। बेसिकली इसकी असल में शुरुआत तब हुई थी जब तभी के राज प्रतिनिधि ताइशी शोटोकू ने कोकोबन जी के धार्मिक स्थलों के सारे पुजारियों को ऑर्डर दिया था कि वो क्लेंसिंग सेरेमनीज करे ताकि ओवारी रीजन के लोग प्लेग्स और प्राकृतिक आपदाओं से बचे रहे। और उसके लिए उपाय क्या निकाला? प्लेग भगाने हजारों मर्द को सड़कों पर नंगा भगाओ। आई डोंट नो, कोई WHO को कांटेक्ट करो जरा। लेकिन अभी जो है ये फेस्टिवल पहले उससे भी ज्यादा ऑड हुआ करता था। दरअसल वहां के गांव वाले दूसरे गांव के एक आदमी को जबरदस्ती किडनैप करके ले आते थे अपना शिनोटोकू बनाने के लिए, और वो मानते थे कि शिनोटोकू या नेकेड मैन को टच करने से उनकी बुरी किस्मत और बीमारियां सब उन शिनोटोकू के पास ट्रांसफर हो जाएगी और फिर उसी शिनोटोकू को वो लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस की तरह ओवारी शोशा कोनोमिया शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल में कुर्बान कर देते थे। पर इतना सब काफी नहीं था, तो तभी के लोगों ने इसके साथ एक और प्रथा को मिक्स कर दिया जो आज से करीब 500 साल पुरानी है। दरअसल तभी के जापान के लोगों का मानना था कि पुजारियों के द्वारा दिए गए ये पेपर के तावीज लोगों की लाइफ में गुड लक और खुशियां लाते हैं, और उसका डिमांड बढ़ने लगा जिसके लिए फिर लोग कंपीट करने लगे। वो भाग भाग कर ये तावीज कलेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन वो पेपर के होने के कारण काफी बार फट भी जाता था, जिस वजह से लोग अपने कपड़े निकालने लगे ताकि भागते भागते उन्हें कोई अड़चन ना हो। वैसे तो आज भी इस प्रथा को लोग डिट्टो फॉलो करते हैं, मगर अब शिनोटोकू को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ, और उसके सेफ्टी और हेल्थ का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस वजह से 10,000 मर्द तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हाथों हाथ रेडी हो जाते हैं, जिसे देखने हजारों टूरिस्ट भी दुनिया भर से आते हैं। नंबर 3, टोराजन डेथ रिचुअल्स। रुकिए, अब अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। किसी इंसान की मौत के बाद बॉडी को मैक्सिमम कितने देर तक घर पे रख सकते हो आप? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 3 घंटा, ऑप्शन सी 1 दिन, ऑप्शन डी 12 साल। अगर आपका जवाब ऑप्शन डी छोड़ के कुछ भी और हुआ तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इंडोनेशिया के टोराजा रीजन में लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों की बॉडीज हफ्तों, महीनों और इनफैक्ट कई सालों तक घर पे ही रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्हें ही ले लीजिए। ये है टोराजा के मामक लीजा, जिन्होंने अपने पिता की बॉडी पूरे 12 सालों तक घर पे ही रखी थी। मगर सिर्फ लीसा ही नहीं, पूरे टोराजन कम्युनिटी इस रिवाज को फॉलो करती है। वो अपने रिश्तेदारों की बॉडीज को प्रिजर्व करके उन्हें जिंदा इंसानों की तरह रखते हैं, उन्हें रोज खाना खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, कपड़े बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक किसी बॉडी को दफनाया नहीं गया तब तक वो असल में मरे नहीं बल्कि बीमार हो गए हैं, और यूं सालों सालों तक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वो एक खास सोल्यूशन यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और पानी का। जिससे होता यह है कि फॉर्मल्डिहाइड केमिकल डेड बॉडीज के स्किन के टिश्यूज को मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज कर देता है ताकि बैक्टीरिया उस पर फीड ही नहीं कर पाए, और इसी मटेरियल से बॉडी पे कोट किया जाता है। और इस सोल्यूशन और बॉडी की स्मेल को मास्क करने के लिए ये लोग बॉडी के आसपास सूखे हुए फूल पत्ती रख देते हैं। मगर ऐसे बॉडीज को घर पे रखने के पीछे क्या लॉजिक है? वेल, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला तो टोराजन लोगों का यह मानना है कि जब किसी की अचानक से मौत हो जाती है तब उनके घर वालों को शोक मनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन बॉडी घर पे होने के कारण उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भले कुछ और दिन सही, लेकिन वो इंसान अभी भी उनके साथ ही है। दूसरा रीजन ये है कि टोराजन कम्युनिटी में अंतिम संस्कार 3 दिन चलने वाला ग्रैंड प्रोग्राम होता है। उसमें लोगों के कास्ट के हिसाब से खर्चा 38 लाख रुपीस से लेकर 3.8 करोड़ तक भी हो सकता है। और ये इतना खर्चा होता है इस प्रोग्राम में लगने वाले सबसे जरूरी और महंगी चीज के कारण, जो है भैंस, बफेलोज, क्योंकि उनका मानना यह है कि बफेलोज ही मरे हुए लोगों को स्वर्ग लेकर जा सकते हैं, और जितने ज्यादा बफेलोज सैक्रिफाइस होंगे उतनी ही जल्दी मरे हुए इंसान की आत्मा स्वर्ग में जाएगी, और उस फैमिली को भी उतना ही अमीर माना जाता है।
ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बफेलो का प्राइस रेंज 7.6 लाख रुपए से लेकर 30 लाख तक जाता है और इनके 3 दिनों के अंतिम संस्कार में लगभग 7 बफेलोस कम से कम सैक्रिफाइस किए जाते हैं और इसीलिए फिर कुछ क्लोज रिलेटिव्स अपनी तरफ से एक एक भैंस लेकर जाते हैं, मगर अपने रिश्तेदारों को दफनाने के बाद भी वो आखिरी बार नहीं जब वो उन्हें देख रहे होते हैं। 3 साल बाद तोराजन लोग एक रिवाज के तहत अपने रिश्तेदारों को ताबूत में से निकालते हैं। इस रिवाज को कहते हैं माहनेने, जिसका मतलब होता है केयर फॉर एंसेस्टर्स, जिसमें वो लोग अपने एंसेस्टर्स को ताबूत में से निकालकर उन्हें क्लीन करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, उनके साथ फोटोज निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। आई नो ये सब सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इनके लिए नॉर्मल है और क्या पता उन्हें शायद हमारे रीति रिवाज अजीब लगे। रिवाज चाहे हमारे हो या उनके, इन रिवाजों के पीछे कोई कहानी या रीजन जरूर होता है। तो क्या आपको इस रिवाज के पीछे का कारण नहीं जानना? वेल, इस रिवाज की शुरुआत एक कहानी से हुई थी जिसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया था। बेसिकली इस कहानी में होता यह है कि पोंग रुमासेक नाम के एक हंटर तोराजा की घाटियों में घूम रहे थे और तब उन्हें एक पेड़ के नीचे एक लावारिस बॉडी मिलती है। तो उन्होंने उस बॉडी को अपने कपड़ों में लिपट कर दफना दिया और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद पोंग रुमासेक को जिंदगी भर कभी लख और पैसों की कमी नहीं हुई। इसके बाद फिर ये अफवाह जब लोगों में फैली तब वो लोग भी अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद उनकी देखभाल करने लगे। किस मोटिवेशन के लिए हमें पता है अब, मगर क्या लगता है आपको, क्या ये तोराजन लोग लालच में अपने रिश्तेदारों का इतना देखभाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और फ्रेंड्स, ये वियर्ड रिवाज और ट्रेडिशंस के बारे में जानकर अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो अभी लाइक ठोकना और गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक से My11 सर्कल का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि इस पे आप हर दिन 1 करोड़ तक कमा सकते हो। So go and download the app now and use my coupon code YT2022 to get special benefits. See you in another video full of facts and full of knowledge. With that said, as always, stay curious, keep learning, keep growing. Jai Hind. शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।